हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी हाल ही में बाई मंथली स्टेटमेंट रिलीज की है। इस बाई मंथली स्टेटमेंट में जो मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स हैं, जिसमें से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उनके साथ मृदुल के सगर, फिर डॉक्टर मिशेल पात्रा, डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा और डॉक्टर शशंका भिड़े, तो इन सभी ने मिलकर ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट में देखिए, इस बार के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएंगे जो हमारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमें ये नॉलेज होनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में इस लेक्चर में कवर करने लगा हूँ। और ये जो वीडियो रहेगी बहुत छोटी रहेगी और इस छोटी सी वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको ये सारे टॉपिक समझ में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आरबीआई की बाई मंथली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इनका स्टांस रहेगा वो रहेगा अकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आरबीआई ने कहा है कि ये एक्सटेंड कर देंगे टेल्ट्रो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जो कि पहले 5 सेक्टर्स के लिए थे, अब ये 26 सेक्टर्स में एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल नई स्कीम है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये नए ऑपरेशंस हैं जो कि आपको समझ में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई इस बार रिव्यू करेगा गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के लिए, तो सीडीएस के लिए आरबीआई न्यू गाइडलाइंस लेकर आएगा। और जो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसको 24/7 मतलब 24 घंटे आप इसको यूज कर सकते हैं आरटीजीएस को, और ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मंथली तो आरबीआई ने इस बाई मंथली स्टेटमेंट में ये इशारा कर दिया कि आरटीजीएस जो है वो फुल फ्लेज 24/7 आवर्स चलेगी। और ये भी कह दिया गया कि जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की जा रही थी, तो उसमें जो पहले लिमिट थी 2000 रुपीज तक की, वो बढ़ाकर 5000 तक कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा 2021 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी उनकी एक्सपेक्टेशन रही है। सो आरबीआई एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन द सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021, whereas RBI project 6.8% रिटेल इन्फ्लेशन इन दिसंबर क्वार्टर। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए अकोमोडेटिव स्टांस के बारे में। तो देखिए, अलग अलग तरीके के स्टांसेस होते हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। तो देखिए, टोटल 4 तरीके के स्टांसेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हम कौन सी लॉन्च करेंगे, तो कौन सा स्टांस हम प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है हॉकिश स्टांस, एक होता है डॉविश स्टांस, एक होता है अकोमोडेटिव एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल। हॉकिश, डॉविश, एकोमोडेटिव एंड न्यूट्रल। तो इस बार आरबीआई का स्टांस क्या रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस क्या रहेगा? सो स्टांस है उनका एकोमोडेटिव। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हॉकिश स्टांस की, इसमें देखिए क्या होगा कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कौन सा यूज करता है, हॉकिश। इससे क्या होगा, जो रेट होंगे, रेपो रेट्स होंगे, जितने भी ये टूल्स होते हैं आरबीआई के, तो उसमें क्या करेगा, जो रेपो रेट होता है और जितने भी ऐसे रेट होंगे जिससे मार्केट में जो फ्लो है उसको कम किया जा सके, तो रेपो रेट्स जो रेट होंगे वो बढ़ा दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। हॉकिश की कंडीशन में क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो बैंक्स होंगे उनके पास लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको जब लोन गवर्नमेंट से जब उन्होंने पैसा लेना होगा, उनके पास खुद कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो जब आरबीआई रेट्स बढ़ा देगी, तो उस समय जो जितने भी रेपो रेट्स हो गए, रिवर्स रेपो रेट हो गए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गई, जब ये बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं हॉकिश। हॉकिश कंडीशन आ जाती है, वो हॉकिश स्टांस हो जाता है। ठीक है। सेकंड केस है डॉविश। तो डॉविश के केस में क्या होगा, जब मार्केट में पैसे की कमी है, महंगाई बढ़ रही है, तो मार्केट में पैसे की कमी है, तो मार्केट में पैसा लिक्विडिटी चाहिए, तो तब आरबीआई डॉविश स्टांस लॉन्च करेगा, आरबीआई डॉविश स्टांस प्रेफर करेगा। और इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा। वो कैसे आएगा, जब आरबीआई रेपो रेट्स, ये जितने भी फंक्शंस हैं उनकी रेट दर को नीचे कर देगा। ठीक है, जो सस्ता कर देगा एक तरीके से लोन परचेज करना। सो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और डॉविश कंडीशन में बहुत ज्यादा नीचे कर दिया जाता है और इससे करेंसी की एक तो वैल्यू भी गिरती है, दूसरी बात इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डॉविश कंडीशन होती है। थर्ड होती है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव में भी देखिए, जो चल रहा होता है ना, जैसे डॉविश लगा दिया, तो डॉविश स्टांस के बाद उन्होंने रेट कम कर दिए थे, तो अब जो कंडीशन है इसमें अकोमोडेटिव में क्या होगा, एक प्रोजेक्टिव लगा दिया जाएगा कि प्रोजेक्शन होगी, मे भी आगे कम कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने यही चलाया है। ठीक है, मार्केट में अभी क्वेश्चन मार्क है कि मे बी अगली बार वो कम करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में फ्लो निरंतर चलता रहता है, तो इसको कहते हैं एकोमोडेटिव स्टांस। तो आरबीआई ने इस बार बाई मंथली स्टेटमेंट में जो स्टांस रखा उनका क्या था, एकोमोडेटिव, वेयर एज न्यूट्रल में कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, ना ही उनका बढ़ाने का है ना ही उनका कम करने का है। तो अकोमोडेटिव स्टांस में आपने ध्यान रखना है, न्यूट्रल से डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उसमें देखिए क्वेश्चन मार्क रहता है एकोमोडेटिव स्टांस में कि वो मे बी फिर चेंज करेंगे टाइम पड़ने पर। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल में सीधा उन्होंने कह दिया अभी हम चेंज नहीं करने वाले। तो इस बार का जो अकोमोडेटिव स्टांस रहा उसमें भी उन्होंने यही किया कि हमने चेंज नहीं करना। तो इस बार की बाई मंथली स्टेटमेंट में उन्होंने देखिए कोई चेंज नहीं किए हैं। तो जो देखिए आरबीआई का इस बार का रेपो रेट रहा फंक्शन, वो बिल्कुल जो पहले था वही रहे 4% के करीब, बैंक रेट भी वही है, एमएसएफ भी वही है, रिवर्स रेपो रेट, सारे ही जितने भी टूल्स हैं जो आरबीआई के यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड देखिए, आरबीआई एक्सटेंडेड टेल्ट्रो टू 26 सेक्टर्स फ्रॉम 5 सेक्टर्स। सो व्हाट इज टेल्ट्रो? तो टेल्ट्रो को समझना है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि रेपो रेट एक ऐसा रेट होगा जिसमें जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, इस समय वो 4% चल रहे हैं, 4% के रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, जितने भी पॉलिसी रेट अभी तक हमने देखे हैं उसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से कुछ समय के लिए लोन ले पाते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं ले पाते। तो पिछले साल फरवरी में ही आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, जिसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो 3 साल तक लोन ले सकते हैं। अब इसके बदले क्या होता था कि जो बैंक होते हैं वो आरबीआई को डिबेंचर्स, कुछ अपना कमर्शियल पेपर्स, ये चीजें उनको गिरवी रखना पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो एज अ कोलेटरल ये रख के आरबीआई से वो लोन ले लेते थे। लेकिन अब उनका टारगेट क्या है, तो अभी अक्टूबर 9 की बात है, तो आरबीआई ने कहा कि हम टेल्ट्रो लॉन्च करेंगे, टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। तो ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो होंगे, इसमें क्या किया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा कि आपने इन्हीं सेक्टर्स पे पैसा इन्फ्यूज करना है। तो जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, हेल्थ ड्रग सेक्टर जो हो गया, इसमें पैसा इन्फ्यूज करना होगा। लेकिन इस बार उन्होंने बाय मंथली स्टेटमेंट में क्या वर्ड यूज कर दिया, ऑन टैप विंडो टेल्ट्रो। मतलब अब आपको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, मतलब आपको आरबीआई से पैसा भी मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर अब इस बार कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, एज अ कोलेटरल कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। सो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो होंगे, इसमें अब जो पहले 5 सेक्टर थे उसको बढ़ाकर 26 सेक्टर कर दिया। तो इन 26 सेक्टर में आप फोकस कीजिए, पैसा इन्फ्यूज कीजिए, और गवर्नमेंट के द्वारा $1 ट्रिलियन यहां पर दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, आरबीआई टू रिव्यू गाइडलाइंस ओवर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है ना, यही नहीं अगर पता तो गाइडलाइंस रिव्यू करने का क्या मतलब बना है ना, हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इसमें देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को मैं आपको कहूंगा कि याद कर लीजिए, ये एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं ना इंश्योरेंस करवा ली हमने, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पैसे वो इंश्योरेंस करने वाले ही देंगे, है ना, ऐसे हम कहते हैं। तो सिमिलरली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स भी होते हैं। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ कॉर्पोरेशन, ठीक है, XYZ कॉर्पोरेशन कोई कंपनी है और मैं गुरविंदर सिंह, ठीक है, उनके कुछ बॉन्ड्स खरीदना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक बॉन्ड है उसका 1000 रुपए का और मैंने ऐसे 100 बॉन्ड्स खरीद लिए, तो मुझे 100 बॉन्ड्स 1 लाख रुपए के पड़े। ठीक है, तो मैंने उनमें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही किया ना, तो उनको पैसे की नीड थी, तो उन्होंने तो बॉन्ड रिलीज कर लिए और मैंने वो बॉन्ड्स खरीद लिए। अब यहां पर डील ये हुआ था, आफ्टर अ ईयर दे विल पे मी 10% एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट, है ना, तो 10% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो वो जो बॉन्ड्स लिए मैंने उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मान लीजिए वो जो XYZ कंपनी है वो डिफॉल्टर हो गई या डिफॉल्टर निकलेगी, मुझे ये डर सता रहा है ना, मुझे ये डर है कि कहीं वो कंपनी में जो मेरा पैसा लगा वो कहीं डूब ना जाए। तो देखिए यहाँ पर कौन आएंगे, अब CDS सेलर्स आएंगे। तो CDS सेलर कौन होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेलर होते हैं। CDS सेलर क्या कहते हैं कि
आपने जो उनसे 10% लेना है, आपने मुझे उसमें से 1% सीडीएस सेलर को देना है। तो 1% अगर आप सीडीएस सेलर को देंगे, अगर मान लीजिए XYZ कॉर्पोरेशन कंपनी कल को डूब जाती है, तो उसका जितना आपका पैसा उसमें जितना लगा है वो सारा हम पे करेंगे आपको, ठीक है। तो सीडीएस सेलर का यही काम होता है कि जो मेन सीडीएस बायर होगा, जिसने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसको ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है कि मुझे अगर मुझे कोई डर है कि कल को कोई कॉर्पोरेशन जिसके मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं उसका कहीं दिवाला ना निकले, वो कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए, तो मेरा पैसा तो डूब गया। तो यहाँ पर सीडीएस आते हैं, सीडीएस सेलर आते हैं, जो उनके बिहाफ पर गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमें इतना % देंगे, तो अगर वो कंपनी डूब भी जाती है, हम आपको आपका पैसा पूरा रिटर्न करके देंगे। तो ये होते हैं सीडीएस, ठीक है, सीडीएस सेलर होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इनको बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए क्या था, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो 24/7 करने जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी तक देखिए जो एनईएफटी थी वो गवर्नमेंट ने कर दिया था 24/7 लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में, और अब आरटीजीएस 24 घंटे चलेगा, ठीक है। आरटीजीएस में मिनिमम आप 2 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही में आपने ये भी याद रखना है कि जो कॉन्टैक्टलेस हम पेमेंट ट्रांसफर करते थे थ्रू कार्ड्स, वो उसकी लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000 तक कर दी गई है, ठीक है। आप लोगों ने भी यूज किया होगा कभी। नेक्स्ट देखिए कि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट होगी वो पॉजिटिव रहेगी। सो इसमें भी मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा, जैसे कि देखिए Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि अप्रैल से जून तक चला, उसमें देखिए हमारी जो ग्रोथ रेट थी कॉन्ट्रैक्टेड थी 23.9% नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में थी, हम जानते हैं, बहुत न्यूज में आया था। वेयर एज जब सेकंड क्वार्टर आया फाइनेंशियल ईयर 21 का, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, इसका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, -7.5%। तो माना जा रहा है कि जो अगला क्वार्टर हम देखेंगे, क्वार्टर थर्ड, ठीक है, जिसका देखिए हम ये बेसिक चीज जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, 4 क्वार्टर मान लीजिए, 4 हिस्सों में बांट लीजिए। सो पहला अप्रैल मई जून, तो वहां पर तो नेगेटिव में रहा 23.9, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यहां पर नेगेटिव में 7.5 रहा। अब इसके बाद जो आ रहा है सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहां पर था पॉजिटिव में 0.1% एक्सपेक्टेशन है, और इसके बाद जो आएगा जनवरी फरवरी मार्च, और इसमें एक्सपेक्ट किया जाएगा जो फोर्थ क्वार्टर होगा 0.7%, पॉजिटिव में 0.7% ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। वेरएज ये भी कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा जो सेकंड हाफ होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 का, मतलब देखिए अब आपने हाफ ईयरली बेसिस पे डिवाइड करना है, अप्रैल से सितंबर तक और अक्टूबर से मार्च तक, 2 फेज बन गए, 2 हिस्सों में 1 ईयर को डिवाइड कर लिया, 6 मंथ में डिवाइड कर लिया। पहले 6 महीने में अगर हमारा नेगेटिव रहा, तो अगले 6 महीने जो अक्टूबर से मार्च तक का रहेगा, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है सेकेंड हाफ जो होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आपको ये सारे आरबीआई के टर्म्स, ये सारे आरबीआई की जो वैल्यूज है अच्छे से समझ में आई होगी इस लेक्चर में। तो देखिए अगर हमारी ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वेयर एज जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम से कम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन मींस आरबीआई इन्फ्लेशन को भी देखता है, इन्फ्लेशन के ऊपर भी नजर बनाए रखता है। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी पूरी नजर बनाए रखनी पड़ती है आरबीआई को। तो थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-21 इट वाज एक्सपेक्टेड कि सीपीआई इंडेक्स क्या कह रहा था कि हमारी जो सीपीआई परसेंटेज होगी वो 6.8% है, महंगाई दर है वो 6.8% है। वेयर एज जो फोर्थ क्वार्टर आया है फाइनेंशियल ईयर 2020 का 21 में 2020-21 जो आया है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ क्वार्टर में हमारा रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव में 5.8%। मतलब सीपीआई में जो होगी वैल्यू वो डिक्रीज होनी चाहिए और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ये ऐसा होगा तो उसी को बोला जाएगा हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पर आ चुकी है। तो ऐसे ही हमारी देश की इकोनॉमी सेट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आरबीआई की जो बाय मंथली स्टेटमेंट थी उसमें इस बार कोई चेंज नहीं है और उनका जो स्टांस रहा वो अकोमोडेटिव रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आई हैं। तो ऐसे ही देखिए हर सैटरडे हमारी करंट अफेयर की क्लास रहती है और उसमें भी मैं आपको ऐसी अलग अलग टर्म्स हर
सैटरडे आपको कराता रहता हूँ। तो आपने कभी भी ये क्लास मिस नहीं करनी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, समझ में आया। और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी टॉपिक के ऊपर, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल Panacia Tutor, and don't forget to press bell icon. So thank you and have a nice day.